शाइख उस्मानी साहब हमको ज्वाइन कर चुके, बहुत शुक्रिया, आप हमें वक्त दे रहे हैं। आप इन मामलात को कैसे जाता देख रहे हैं? इख्तिलाफी नोट्स भी मौजूद हैं, तफसीली फैसला भी आ चुका। सिचुएशन हो गई यहाँ पर, क्योंकि साथ ही साथ आप ये मत भूलिए कि 3 रिव्यू पिटिशन फाइल हो चुकी हैं, एक इलेक्शन कमीशन की तरफ से, एक एन की तरफ से और एक पीपल्स पार्टी की तरफ से। वो मौजूद हैं अपनी जगह पर। उनको अब मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन तरीका इस सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये है कि रिव्यू पिटिशन जो है वो कल लगा दी जाए, और पहली ही जो बेंच ने पहले हियरिंग की थी, पहली हियरिंग में उनको चाहिए कि इस जजमेंट को जो आज जो अनाउंस हुई है इसको सस्पेंड कर दें, और फिर वो रिव्यू पिटिशन सुने और कह दें ये जजमेंट सस्पेंड रहेगी जब तक रिव्यू पिटिशन का फैसला नहीं होगा। अगर तो उन्होंने ये कर दिया तो उस लिहाज से काफी बहरान से बच जाएगा मामला। अगर उन्होंने नहीं किया, अगर सस्पेंड नहीं किया, तो फिर वो जजमेंट आइन और कानून के मुताबिक वो उस पर अमल दरामद लाजमी है, और अगर वो नहीं करेगी, इलेक्शन कमीशन नहीं करेगी, तो वो इमीडिएटली इलेक्शन कमीशन को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नोटिस इशू हो सकती है। यानी आपको ऐसे लगता है कि मामला मजीद बिगाड़ की तरफ जाएगा, मामला उलझता जाएगा? मेरे ख्याल में ये सही लफ्ज रहेगा। जरूरी यही है कि उसको कल प्रेजेंट हो रिव्यू पिटिशंस, उसमें कल शुरू हो जाए हियरिंग, और इसको उसी वक्त आइन वो हुक्म इम्तनाई से उसको सस्पेंड कर दिया जाए, इस जजमेंट को। शाइख उस्मानी साहब साथ ही रहिए, हमारे नदीम मलिक साहब भी हमारे साथ हैं। नदीम साहब, आप भी इनसे बात कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। सर, इसमें एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट शाइख उस्मानी साहब हिस्सा है, वो 2 जजों ने जो इख्तिलाफी नोट तफसीली फैसला आने से पहले दे दिया था, वो पैरा 120 है और 121 है। बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस हैं, वो लिख रहे हैं उस अपने ऑर्डर के अंदर कि the manner in which they have expressed their disagreement falls short of the courtesy and restraint required of judges of the superior courts। आप इनको कैसे देखते हैं? क्योंकि कभी शॉर्ट तफसीली फैसला आने से पहले इख्तिलाफी नोट आमतौर पे नहीं आता, यहाँ इस दफा उल्टा काम हुआ था, और अब तफसीली फैसले में उसकी काफी, मैं तो कहूंगा कि सख्त अल्फाज में उसके जिक्र किया गया। आपकी राय क्या? जी, जहाँ तक के किसी कोर्ट की जजमेंट का ताल्लुक होता है, जो मेजॉरिटी की जजमेंट होती है वो लागू होती है। तो मेजॉरिटी जजमेंट चूंकि अभी तक आई नहीं थी, इस वजह से लोग अपनी अपनी बातें कर रहे थे, लेकिन अब चूंकि तफसीली फैसला आ गया मेजॉरिटी की जजमेंट का, तो वो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का जो पिटिशन फाइल हुई थी, और उस फैसले के मुताबिक जो उन्होंने कहा था उसको लागू हो गया, उस पर अमल दरामद लाजमी है। अब सिर्फ एक ही तरीका है इस आईनी बहरान से निकलने का, वो ये कि वो जितनी रिव्यू पिटिशन थी तीनों, उनको कल लगा करके उनको सुनना चाहिए और इस जजमेंट को सस्पेंड कर देना चाहिए। सर, लेकिन 2 जजेस आरा दे रहे हैं 8 अक्सरीती फैसले के ऊपर। अब 8 वाले फैसला अपने के अंदर 2 मतलब जो जजेस ने इख्तिलाफी नोट दिया उसके ऊपर राय दे रहे हैं। ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है, आमतौर पर मैंने इतनी स्ट्रॉन्ग बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन जजमेंट तो वही है ना जो कि आज अनाउंस हुई है। चाहे 2 जजेस की जजमेंट तो जजमेंट नहीं है, जजमेंट तो ये है। That's true, लेकिन और ये है भी बाइंडिंग है। अब इसके ऊपर जी बिल्कुल बाइंडिंग है, में जब तक आप कह रहे हैं, अदरवाइज ये बाइंडिंग है। हाँ नदीम साहब, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जरूरी ये है कि अगर इस मुल्क को आईनी बहरान से बचाना है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नोटिस ना इशू हो इलेक्शन कमिश्नर को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, तो जरूरी है कि कल सुबह इस ऑर्डर को सस्पेंड कर देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। बिल्कुल सही है सर, लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसके पास खुद से इख्तियार होगा? अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आप सिर्फ तजवीज़ दे रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर रिव्यू लगा के इसको सस्पेंड नहीं करती, मुअत्तल नहीं करती फैसले को, तो क्या इलेक्शन कमीशन के पास गुंजाइश है कि इसको होल्ड बैक करे नोटिफिकेशन को? नहीं कर सकता, नोटिफिकेशन को करना पड़ेगा उसको, अगर नहीं करेगा उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। बहुत शुक्रिया शाइख उस्मानी साहब। जी नदीम साहब साथ ही रहिए हमारे। हम इस सिलसिले में थोड़ी सी और कानूनी पहलुओं के ऊपर ही बात कर लेते हैं। राजा खालिद साहब हमको ज्वाइन कर रहे हैं। राजा खालिद साहब, 70 सफ़ात हैं और इनिशियल इसके कुछ पॉइंटर्स सामने आ चुके हैं तफसीली फैसले के, तो आप हमें बताइए आप इसको कैसे समझा सकते हैं हमारे देखने वालों को? देखिए, बात यह है कि ये फैसला उसी शॉर्ट ऑर्डर की कंटिन्यूएशन है, उसी का सिलसिला है जो 12 जुलाई को जारी किया गया था इन 8 जजेस की तरफ से। मैं समझता हूं कि जो 2 जजेस अमीनुद्दीन खान और जो जस्टिस नईम अफगान हैं, उनका जो फैसला है वो बिल्कुल आइन के मुताबिक है, लॉ की स्पिरिट के मुताबिक है,
और ये जो 8 जजेस का फैसला है, ये मैं समझता हूँ कि इस फैसले के जरिए बदकिस्मती से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट कर दिया गया, उसे अमेंड कर दिया गया, जो एक बहुत ही गलत रवायत है। ये जो पार्लियामेंट के अख्तियारात हैं, और वो भी 2/3 के साथ, नॉट विद द सिंपल मेजोरिटी, उसके अख्तियारात को आप सलब नहीं कर सकते, उन पर डाका नहीं डाला जा सकता। अदालतों का काम सिर्फ कानून की तशरीह है, आइन की तशरीह है, और आइन जहाँ पे क्लियर हो वहां पे तशरीह की भी जरूरत नहीं होती है। कोई एम्बिग्विटी है, कोई कंफ्यूजन है, तो उसे क्लियर करना कोर्ट्स का काम होता है। लेकिन आप देखें कि इस फैसले के जरिए आपने 15 दिनों का टाइम दे दिया आजाद तौर पर इलेक्ट होने वाले मेंबर्स को कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लें, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51 उसका प्रोवाइजो ये कहता है कि आप 3 दिन के अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, नोटिफिकेशन के 3 दिनों के अंदर। फिर आपने ये कर दिया जी कि हॉर्स ट्रेडिंग का मैं समझता हूँ कि एक रास्ता खोल दिया कि जो लोग अपनी वफादारी दे चुके हैं, एफिडेविट दे चुके हैं, अपनी एलिजेंस, अपनी लॉयलिटी और अपनी एफिलेशन एक पार्टी को दे चुके हैं जी कि हम फलां पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हें आपने कहा कि नहीं आप फलां पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करें। इसका मतलब ये हुआ कि ये फैसला अगर बरकरार रहता है तो मुस्तकबिल में लोग बड़ी आसानी से इस फैसले को बुनियाद बना के एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने के बाद दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन करते रहेंगे। एक से वजारत ली और दूसरी के खिलाफ अदम एतमाद में पेश हो गए, फिर उधर से वजारत ले ली, इस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खोला गया। फिर आपने इस फैसले के जरिए जो जूरिस्प्रूडेंस के बुनियादी असूल हैं वो उनको बिल्कुल उज़्वे मअतल बना के रख दिया। मैं समझता हूँ कि ये फैसला इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। जो स्पीकर नेशनल असेंबली ने खत लिखा है वो बिल्कुल कानून के मुताबिक है। जो हमारा इलेक्शन एक्ट है उसमें तरमीम करके इस फैसले को ऑलरेडी अनडू कर दिया गया, चूंकि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है उसका, और ये प्रीरोगेटिव होता है पार्लियामेंट का कि वो कोई भी कानून उसे मौसर बा माजी पास कर सकता है या उसका मौसर बा मुस्तकबिल, यानी रिट्रोस्पेक्टिव या प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ये इट इज द सोल प्रीरोगेटिव एंड डिस्क्रिशन एंड राइट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान। साथ ही रहिए, हमारे साथ ही रहिए, इसी मामले के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, कादिर मंदू खैर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, जो रिव्यू पिटिशन है इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी जानिब से रिव्यू पिटिशन दायर की गई है, कैसे देखती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस फैसले को? देखिए, ये बात तो एक वाज़ेह है कि कानून साजी जो है ना हक है असम्बली का। किसी सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार नहीं है माजी की तरह डिक्टेटर को आर्टिकल 239 के तहत इख्तियार देना। किसी सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार नहीं है जो आइन में लिखा हुआ है वो अपनी मर्जी का फैसला दे, भले वो बारी अक्सरी से क्यों ना हो। लेकिन साथ साथ हमें ये भी देखना है कि इसी सुप्रीम कोर्ट के 5-8 का जो फैसला है और उसमें जो 2 जजेस साहबान ने जो उसके ऊपर इख्तलाफी नोट दिए, उन्होंने ये कहा कि अगर हुकूमत इस यानी खुद उसी बेंच की 2 जजेस ये फरमाते हैं कि अगर हुकूमत इनके ऊपर अमल करती है तो आइन का आर्टिकल 51 और 106 मातल करना पड़ेगा। तो ये क्या है सब कुछ। और उसके बाद असम्बली में उन्हीं सेक्शन को मजीद वाजे कर दिए है 51 और 106 जो तरामीम के लिए, जहां जिसके ऊपर कोई इसके ऊपर बात हुई नहीं है। और बड़ी हैरत हुई है, मुझे 30 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट तक प्रैक्टिस करते हुए, मैंने कभी ऐसा जजमेंट नहीं देखा है। जो 12 जुलाई से पहले के जो वाकयात और हालात होते हैं वो तो डिस्कस होते हैं, मगर तफसीली फैसले में उसके बाद की जो मुआरकात है वो भी बयान किए गए। सो हुकूमत ने, इलेक्शन कमीशन ने जो रिव्यू दाखिल किए बदनती है, बाबा आपका इन चीजों से क्या काम? आप तो फिर ये प्याज, आलू, टमाटर की जो है ना वो रेट भी डाल दिए कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, हुकूमत इस काबिल नहीं है कि वो किसी फैसले पे अमल कर ले। तो ये क्या मजाक नहीं हो रहे हमारे मुल्क में? इसी वजह से तो हम दुनिया में 141 नंबर पे इन्हीं चीजों की वजह से बात ज्यादा सख्त करे तो तोहिन अदालत। मैं तो दरखास्त करूंगा हुकूमत से कि ये तोहिन अदालत का जो चैप्टर है इसको भी हमेशा हमेशा के लिए क्लोज किया जाए, ताकि ये खौफ और डर और ये सारी चीजों से बंदा बच जाए। सर झुका के कोर्ट में खड़े होते हैं, सर झुका के बात करते हैं, और जब बात थोड़ी सी पसंद नहीं आई अगले घर से लड़के आते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वकीलों को और सालीन को।
और जबकि यही जजेस होते हैं, जब ये जज से पहले भी वकील होते हैं, जज के बाद भी वकील होते हैं, मगर जिस तरह तजलील करते हैं ये वकला का सालीन के सामने, तो वो एक देखने वाली चीज होती है। तो क्या ये मुल्क में मजाक नहीं है? क्या ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले या इससे पहले जो माजी की चीफ जस्टिस है, चाहे इफ्तिखार चौधरी से लेके साकिब निसार से, जस्टिस कोसा से, जस्टिस गुलजार से, क्या उन्होंने पैरेलल हुकूमत नहीं चलाया? क्या उन्होंने एक मतवाजी हुकूमत काबीना, शेडो काबीना के तौर पे काम नहीं की है? हर चीज में मदाखलत जरूर करे, लेकिन आप अपनी गिरबान में तो देख लें कि आपके अपने फैसले, आप अपने दुनिया में कौन से रैंक पे हो, आप अपना भी तो देख लें। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि बिल्कुल इन फैसले की कोई हैसियत नहीं है जब कानून साजी हो गई है, और इनके ऊपर अमल दराना जो ना वो नामुमकिन सी बात है। और इसी वजह से स्पीकर ने भी खत लिख दिया है पंजाब असम्बली और सिंध भी कि इसके ऊपर अमल दरामद न करे। और फिर अमल दरामद अगर बहुत शुक्रिया, समा को वक्त दे रहे थे आप। सुहेल रशीद।